नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। आपके फेवरेट कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के उचित समाधान के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं को संबंधित विभागों को भेजा जाए, उन पर हुई कार्रवाई को भी अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निराकरण अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि जन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान हो। आम जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बार बार मुख्यमंत्री तक न आना पड़े, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का दायित्व होता है। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के कई कार्यों को लेकर लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई के दौरान उन्हें आश्वासन भी दिया। आपको बता दें, सभी समस्याओं को संबंधित विभागों को भी वहां पर भेजा गया था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से कहा कि त्वरित निराकरण, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, इसका त्वरित निराकरण होना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान भी होना चाहिए। आम जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण के बारे में मुख्यमंत्री तक बार बार नहीं आना पड़े। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ पे मौजूद अधिकारियों से ये बात कही कि लोग जो परेशान होते हैं, प्रदेश के लोग जिन्होंने हमें मतदान किया है, अगर उनकी कोई भी छोटी छोटी समस्या है तो वो हमारे तक बार बार ना आए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद के जीवन पर आधारित पुस्तक तप और तपस्या के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी के विश्वास और पीएम मोदी के नेतृत्व में जब चुनाव के नतीजे आए तो राज्य का इतिहास बदल गया। आश्रम में स्वामी जी ने बढ़िया सा हम सबको प्रसाद यहाँ पर ग्रहण करवाया, सबको प्रसाद दिया और स्वामी जी बोले, भैया कोई भी निराशा की बात नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और उस समय मन में थोड़ा धुकधुकी जरूर थी, क्योंकि पूरा सभी लोग ये कह रहे थे कि भाई इस बार यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर हर बार क्या होता है, एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। 4 चुनाव में यही हुआ लगातार, एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। इस बार भी बहुत सारे लोगों को गलतफहमी थी कि इस बार सरकार बदल जाएगी, लेकिन मैंने देखा स्वामी जी का दृढ़ विश्वास और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, उनके नेतृत्व में जब वो रिजल्ट आया 10 मार्च को, तो पूरे उत्तराखंड के अंदर इतिहास बदल गया और 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल गया और एक मिथक टूट गया। तो स्वामी जी ने जो कथन चुनाव के तत्काल बाद 14 फरवरी के बाद मैं आया था, तो आपने जो तत्काल कहा वो रिजल्ट 10 तारीख को बिल्कुल सत्य के रूप में सामने आ गया। तो स्वामी जी के अंदर इतनी दूरदर्शिता भी है। शरीर को स्वस्थ रखने की धरती होगी और जब भी मन अशांत अस्थिर होगा विश्व के नौजवानों का, उनको एक ही रास्ता मिलेगा, देवभूमि की ओर। इसके लिए उनके प्रयास निरंतर जारी है। आशा है उनके और प्रयास होंगे और मां गंगा को हम निर्मल स्वच्छ रखते हुए, इसकी आध्यात्मिक संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए किस तरीके से यह आने वाले समय में आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन पर्यटन का क्षेत्र इसको कर सकें, इसके लिए उनके प्रयास निरंतर हैं। मैं पुनः स्वामी जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूं। आपका सानिध्य, प्रेम, आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 30 जून को धामी सरकार 2.0 के कार्यकाल को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने सीएम धामी के 100 दिन के कार्यकाल पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसते हुए कहा कि धामी सरकार पिछले 100 दिनों में पूरी तरह से फेल रही है। बीजेपी 2017 से अब तक 70,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, पर धरातल पर काम शून्य है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने धामी सरकार के 100 दिनों के कामकाज की आवाज
वाहवाही करते हुए कहा कि आगामी 30 जून को 100 दिनों का लेखा जोखा सभी मंत्री मुख्यमंत्री जनता के सामने रख दिया जाएगा। धामी सरकार ने 100 दिनों के भीतर भूतपूर्व विकास किया है। पूरी तरीके से फेल है। चारधाम यात्रा में जो रिजल्ट्स आए हैं उनसे साफ हो गया कि क्या सरकार कर रही है, क्या करने वाली है, और बजट ने भी दिखा दिया है। अंतरिम सरकार से लेकर अभी तक 2017 तक 35,000 करोड़ का लोन आया, जिसमें सिडकुल बना, जिसमें बड़े बड़े पुल बने, जिसमें बड़े बड़े फ्लाईओवर बने और कई संस्थानों को उत्तराखंड में बनाया गया। और 2017 से जब बीजेपी की सरकार आई और 2022 तक 70,000 करोड़ रुपए का लोन लिया और जमीन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है और बंदरबाट इस राज्य में बुरी तरीके से हो रही है। पुष्कर सिंह धामी 2 की सरकार एक संदेश देने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार खुद बैठकें ले रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी मंत्रियों को टास्क दिए गए हैं अपने विभागों में काम करने के, और 30 तारीख को उसका लेखा जोखा मुख्यमंत्री जी के सामने हम रखेंगे, जनता के सामने हम रखेंगे। मेरे पास सैनिक कल्याण विभाग है। हमने ये सुनिश्चित किया है, हमारा जवान जब छुट्टी काट कर जाता है और उसकी फैमिली अगर उसके साथ में हो, तो सैनिक विश्राम गृह की स्थिति ठीक नहीं थी। हमने ये सुनिश्चित किया कि 36 से 36 विश्राम गृहों को हम रिनोवेट करेंगे, जहाँ पे नए की आवश्यकता होगी नए बनाएंगे। और 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा गोपेश्वर में और चंपावत के टनकपुर में 2 सैनिक विश्राम गृहों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंदर 5,000 लोगों को आवास आवंटित माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा किए जाएंगे। सिंबॉलिक रूप से 51 लोगों को यहाँ पर करेंगे, बाकियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहाँ पर कराया जाएगा। इसी प्रकार कौशल विकास योजना के माध्यम से जिन लोगों को रोजगार मिला है उनको नियुक्ति पत्र वहाँ पर दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने चंद्रभागा नदी के किनारे अस्थायी रूप से पार्किंग तो बना दी, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होने से पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों के चालक बदबू से परेशान हैं। इन दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में सुअर भी नदी में मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्जनों की संख्या में मर रहे सुअर को उठाने के लिए नगर निगम भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। शिकायत करने के बावजूद सफाई व्यवस्था और मरे हुए सुअर को ना उठाए जाने के चालकों में काफ़ी गुस्सा और नगर निगम के खिलाफ देखा जा रहा है। चालकों ने नगर निगम से जल्द सफाई, पार्किंग के आसपास व्यवस्था करने और मरे हुए सुअर को उठाने की मांग की है। सर प्रॉब्लम है यहाँ पे, जगह जगह मतलब सुअर मरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है और रोज़ ही मर रहे हैं सुअर। हम लोगों को अपने आप ही उठा के कभी इधर गड्ढों में डालना पड़ता है, उसके सफाई करनी पड़ती है। और कई बार नगर निगम वालों को फ़ोन करते हैं, पार्षद लोगों को फ़ोन करते हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इधर भी सड़ रहे हैं जानवर, उधर भी सड़ रहे हैं। मतलब इतनी बदबू है कि आदमी मतलब सांस लेने के लिए परेशान हो रखा है इस समय। कितने जानवर मरे हैं? सर जानवर तो गिनती नहीं है, 10-12 तो हम लोग अभी तक यहाँ से हटा चुके हैं, अपने आप ही खींच के पन्नियाँ बांध के, कपड़े बांध के मुँह पे, बड़ी मुश्किल से हम लोग गाड़ियों में रस्सियाँ बांध के हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से साइड करे हैं और खड्डा खोद के उनको दफना रहे हैं, या हम जहाँ बैठते हैं, जिस जगह हम बैठते हैं वहाँ से दूर कर रहे हैं। लेकिन रोज़ नए जानवर मर रहे हैं, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हर किसी को बोल के हम परेशान हो चुके हैं। ऋषिकेश में यदि 1 जुलाई से कोई भी दुकानदार और ग्राहक सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नगर निगम कानूनी कार्रवाई करेगा। इस मामले में किसी भी प्रकार की नेतागिरी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम के मेयर अनिता ममगई ने इस संबंध में व्यापारियों के साथ बैठक कर पहले ही सहयोग ले लिया है। व्यापारियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को शहर से हटाने में पूरा सहयोग देने का भरोसा भी दिया है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जो भारत सरकार की गाइडलाइन है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। लगातार हम उसके लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप होर्डिंग, बैनर, पोस्टरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि सभी को जागरूक किया जा रहा है
कल से हमारे पूरे शहर में मुनादी शुरू हो जाएगी और हमारे जो भी पैम्पलेट छपा रखे हैं जागरूकता के वो बांटने शुरू हो जाएंगे। और 1 तारीख जुलाई से मुझे पूरा आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास भी है कि अपने सभी व्यापारी भाइयों के सहयोग से, आम जनमानस के सहयोग से नगर निगम ऋषिकेश एक ऐसे आदर्श नगर निगम बनेगा जो कि इसको प्रतिबंधित करने में सबसे पहला स्थान हासिल। बहुत पहले से फैला रहे हैं। इसमें हमने 2 महीने पहले ही जो यहाँ के व्यापारीज हैं उनकी बैठक ले ली थी और उनको सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में बताया गया था कि इसका उपयोग ना करें और क्योंकि ये बैंड आइटम्स हैं अब। और अभी 15 दिन पहले भी माननीय मेयर मैडम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उसमें भी सभी व्यापारियों को बुला के इसके बारे में अवगत करा दिया गया था। और चूँकि भारत सरकार के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है और इसमें 1 जुलाई से सभी तरह के प्लास्टिक्स जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं और एक माइक्रॉन्स 75 माइक्रॉन्स या उससे कम के हैं उनको बैन करने के बारे में आदेशित किया गया है। तो हम लोग भी 1 जुलाई के बाद जो है इसमें एक्शंस लेंगे। अगर कहीं पे कोई इस तरह की बड़े पैमाने पर प्लास्टिक्स वगैरह मिलते हैं तो उसमें उस तरह से जो अधिसूचना में जो गाइडलाइन दी गई उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। व्यापारियों ने पहले भी पूर्णतः सहयोग किया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बंद होने पे, फिर बीच बीच में ढिलाई आ जाती है, बाहर से माल आ जाता है। लेकिन पिछली बार जब छापेमारी हुई थी तो ऋषिकेश के आधे थोक व्यापारी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक सेल करते थे उन लोगों ने अपना व्यापार ही कन्वर्ट कर लिया, प्लास्टिक को हटा के पेपर के कप्स हो गए, पेपर के स्ट्रॉज हो गए, उस चीज़ पे लिफाफों पे। एंड इस बार UNDP की टीम के साथ, नगर निगम के साथ जब हम 1 महीना पहले बैठे थे, बहुत लंबी एक बैठक हुई थी 2 घंटे की, उसमें हमने समझा था कि क्या क्या 75 माइक्रोन से नीचे क्या क्या आता है, वो बैन क्यों है, उसका ऑल्टरनेट क्या है। वो सब जब हम सेटिस्फाई हो गए थे तब हमने अपने व्यापारियों को, चाहे वो छोटी मंडी की हो चाहे बड़ी मंडी की हो, क्योंकि अधिकांश छोटी मंडी से बिकता है माल, तो वो सबको बताया समझाया कि आपके पास जितना स्टॉक है 30 जून तक का समय है आपके पास, जो कि बहुत लंबा समय है 1 महीने पे। इससे ज़्यादा स्टॉक किसी के पास नहीं होता, तो आप अपना स्टॉक चाहे कंपनी को वापस कर दीजिए, आप रिटेलर हो, आप होलसेलर को वापस कर दो, या आपका निकल रहा है तो निकाल लो। लेकिन अगर 1 तारीख को आपके यहाँ पाया गया, क्योंकि अब सरकारी गजट इस पर आ चुका है, तो व्यापार मंडल इसमें आपको सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापार मंडल को भी अपने नगर को लेकर, पर्यावरण को लेकर कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी व्यापार मंडल की भी है, जिसे हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं नगर निगम के साथ मिलकर सख्ताई बरतने में। उत्तराखंड के रायवाला थाना अंतर्गत 3 पानी फ्लाईओवर के पास बाइक सवार युवकों से लाखों रुपए की लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने दबोच लिया है, जिनके कब्जे से लूट की रकम से बचे हुए 92,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल और 1 बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। एटीएम बदल कर पैसा एटीएम से निकाल कर चले जाते हैं। तो ये घटना हुई, तो इसके लिए हमने फिर मुकदमा पंजीकृत किया और आज हमारे द्वारा अभियुक्तों को 2 अभियुक्त इसमें फिर उनको गिरफ्तार किया। इससे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा यहाँ सहसपुर के अलावा रायवाला में भी एक घटना कार्य। वही लूट की झूठी मनगढ़ंत कहानी रचने वाले व्यक्ति को उस समय महंगा पड़ गया जब लूट की घटना को लेकर दिनेशपुर थाने पहुंचा और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और चालान काट दिया। इस दौरान थाना अध्यक्ष विनोद कुमार जोशी ने बताया कि दिनेशपुर पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर लूट की गई है। जब हम मौके पर पहुंचे तो युवक द्वारा बार बार बयान बदलते हुए देखा गया। आधे दर्जन सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। युवक को गुमराह करते हुए पाया गया, जिस पर हमसे सख्ती से पूछताछ की गई और उसे लूट की सूचना झूठी पर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। शाम को तकरीबन 8:30 बजे के टाइम पे एक सूचना मिली थी 112 के माध्यम से। तो एक व्यक्ति जिसने अपना नाम मुकुल जैन बताया था, जिसके द्वारा बताया गया कि मेरे साथ जो है जाफरपुर और रगरपुर के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग में आया है, उस पर जो है अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट करके उसका जो नकदी और कुछ सामान लूट लिया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पहुंचा और हमारे द्वारा जो है जो पीड़ित व्यक्ति है उससे पूछताछ करी और आसपास के CCTV कैमरे चेक करवाए। तो बार बार जो पीड़ित व्यक्ति अपने बयान बदल रहा था,
कुछ शक हुआ था, सबके से पूछताछ करने को उसकी तरह बताया गया है कि कुछ फाइनेंशियल कुछ दिक्कत चल रही थी घर पर उसकी, इस वजह से उसकी तरह एक झूठी कहानी करी गई। इसमें झूठी सूचना देने पर उसके विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उसकी हिदायत दी गई भविष्य में ऐसे बरतना। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में 1GBTQ+ समुदाय से जुड़े लोगों के समर्थन में युवाओं ने रैली निकालकर और इंद्रधनुष रंगों वाला झंडा फहराया। MBPG कॉलेज से दोहनरिया तक निकाली गई रैली में रंग बिरंगे परिधानों से बढ़ चढ़कर युवाओं ने शामिल हुए। बताते चले कि हर साल प्राइड मंथ को मनाने के लिए लोग मार्च, विरोध और परेड के साथ एक बड़े उत्सव के रूप में सामने आते हैं। लोग दुनिया भर में बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और खुद को भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो हम लोग अभी एक प्राइड परेड करा रहे हैं। जैसे कि जून में प्राइड परेड होता है जो LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए होता है, तो उसी के पक्ष में हमने ये परेड निकाली है। ये कुमाऊं की पहली परेड है और उत्तराखंड की दूसरी परेड। पहली परेड उत्तराखंड में देहरादून में निकली थी LGBTQ को सपोर्ट करने के लिए, तो ये दूसरी परेड है और कुमाऊं की पहली परेड है जिसमें हम LGBTQ कम्युनिटी, जिसमें ट्रांसजेंडर्स और जितने भी क्यूर कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग ये परेड निकाल रहे हैं। इस संपर्क में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बायोलॉजिकल है, कोई बीमारी नहीं है, तो कृपया इसका सपोर्ट करें। हम सिर्फ लोग अपने आप को जैसे दिखाना चाहते हैं उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, लोगों की आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए सब बराबर हैं, सब हर तरह का प्यार जाए। वीरभद्र रोड स्थित गली नंबर 3 में गंगा तट पर बने छोटे से मंदिर में स्थापित शिवलिंग समेत भगवान की 5 मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। सुबह मंदिर पहुंचे पुजारी ने नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए। सूचना मिलते ही संत महात्मा भी मौके पर पहुंच गए। मूर्तियां तोड़े जाने को लेकर संत समाज और सनातन धर्म के लोगों में आक्रोश है। संतों ने घटना की जानकारी देकर पुलिस को भी बुला लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस CCTV कैमरे की फुटेज खंगालने में लगी हुई है। इसके लिए सर हम ये कहना चाहेंगे कि रात पंडित जी जो है 8 बजे मंदिर बढ़ा के गए, उसके बाद 10-11 बजे तक यहाँ पे सभी लोग रहते हैं घूमने वाले। लेकिन अभी जब सवेरे पंडित जी आए हैं तो यहाँ पे माता पार्वती की, गणेश जी की, कार्तिकेय की, नंदी महाराज की मूर्ति थी जिनको तोड़ के पत्थर से चूरा चूरा कर दिया और शिवलिंग को बीच में से तोड़ के उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ है। जिस पत्थर से तोड़ा है वो आप देख सकते हैं वहाँ पे ये नीचे मंदिर में जिसको। और अब उस टाइम पे जल थोड़ा नीचे था, अब जल स्तर थोड़ा बढ़ गया है तो इसलिए यहाँ पे साफ लग रहा है। तो ये जिस किसी ने भी किया है, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ये हमारे हिंदुओं का तो काम है नहीं जो हमारे भगवान को तोड़ें, क्योंकि उनको तोड़ने में हमारा भी कलेजा हिल जाएगा। जिसने भी किया है उसको हम यही चाहेंगे कि भगवान भी सजा देंगे और हम भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मैंने इसी के लिए जैसे ही पंडित जी ने बोला तो मैंने यहाँ ऋषिकेश थाने में फ़ोन किया और IDPL चौकी इंचार्ज जी को फ़ोन किया, तो जिसके लिए तुरंत पुलिस यहाँ पे पहुँची। पुलिस बल अब यहाँ ऊपर भी पुलिस बल तैनात है और थाना इंचार्ज जी के ऑर्डर पे पंडित जी को ले जाके हरिद्वार जाया गया है कि नया तुरंत यहाँ पे मूर्ति स्थापना नई करी जाए। पहले भी वो गल्ला गुल्ला तोड़ लिया था पंडित जी का अंदर से, शटर तोड़ के जितनी घंटियां वो तोड़ दी थी। आज वो मूर्तियां 4-5 थी, सब मूर्तियां उखाड़ के फेंक दी, शिवलिंग की और शिवलिंग के 2 टुकड़े करके उस पे पत्थर रख दिया और सब सुबह ही 5:30 बजे गए थे हम देखने। भगवान की और पार्वती जी की, नंदी की, सब मूर्ति फेंक दी। 5:30 बजे आए थे पंडित जी बुलाने के, आगे देखो तब हम गए थे। पता नहीं सर रात का कब का भगवान जाने। आप मॉर्निंग में रात को ही हुआ है क्योंकि रात को 11-12 तो लोग घूम। मुख्यमंत्री के आदेश पर दिल्ली सफदरगंज अस्पताल से मरीज को ऋषिकेश एम्स ला रही एक एम्बुलेंस का मंगलौर के पास हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद हादसे की सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू किया। वहीं इस हादसे में एम्बुलेंस में ब्रेन हैमरेज से जूझ रहे मरीज गोपाल की मौत हो गई। साथ ही इस दुर्घटना में एम्बुलेंस चालक, मृतक की पत्नी और फार्मासिस्ट को भी चोट आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान कर उनके इलाज कराने का परिजनों का आश्वासन दिया है। इसके बाद गोपाल को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से ऋषिकेश एम्स में
इलाज के लिए लाया जा रहा था। इस बीच इनको लेकर आ रही एम्बुलेंस का मंगलौर हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया था। इस दुर्घटना में गोपाल की मौत भी हो गई। ये मरीज को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शायद घोषणा की गई थी कि इनका बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो फोर्टिस में इनका सर की सर्जरी हुई थी, वहाँ से इनको एम्स ले आके वहाँ भर्ती करना था और वहाँ से कार्डिक एम्बुलेंस जो हमारी थी कोरोनेशन की वो लेकर आ रही थी। मंडावर के पास में इनका एक्सीडेंट हुआ है ट्रॉलर के साथ में, और इसमें ड्राइवर साहब के भी थोड़ा कांच चेहरे पे लगा है, चोट लगी है और खरोंच के काफ़ी निशाने हैं। और जो फार्मेसी साथ में थे उनका फ्रैक्चर लग रहा है भी, अभी हम एक्सरे करा रहे हैं उनका। और जो पेशेंट था खुद उसकी दुखद मृत्यु हो गई है, और जो उनकी वाइफ थी उनका हल्की सी मामूली सी चोट सर में लगी है, वो खतरे से बाहर है। टोटल 4 लोग थे, ड्राइवर था, फार्मासिस्ट था, पेशेंट था, पेशेंट का अटेंडेंट था। तीनों के चोट आई है, उनके जो पेशेंट था उनकी डेथ हो गई है, बाकी तीनों के थोड़ी चोट तीनों के आई है, लेकिन तीनों खतरे से। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सड़क किनारे अवैध रूप से मिट्टी डालने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। यहां डंपिंग जोन चिन्हित होने के बावजूद लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में सड़क किनारे अवैध रूप से मिट्टी डाल रहे हैं, जिससे सड़क के किनारे मिट्टी के ढेर लग चुके हैं। जगह जगह डाली गई मिट्टी से सड़क दुर्घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से मिट्टी डालने के निस्तारण के लिए 3 क्षेत्रों को डंपिंग जोन बनाया गया है। इसको लेकर पुलिस टीम को भी धरपकड़ के लिए सतर्क किया गया है। तीन चार डंपिंग जोन चिन्हित है, जैसे पाताल देवी हो गया, फलसीमा हो गया और चौसली में हो गया। पाताल देवी भी हमने अभी फ़िलहाल बंद करवा रखा है क्योंकि उससे पानी की लाइन डैमेज हो रही थी। तो फिलहाल हम जो परमिशन दे रहे हैं वो फलसीमा के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हमारे NH में मिट्टी डाल रहे हैं। तो मेरी NH वालों से भी बात हुई है, उनके तरफ से भी जो आवश्यक कार्रवाई है वो होगी। और इसके अलावा मैंने पुलिस को भी SHO से भी मेरी बात हुई है कि अपनी जो गश्त वगैरह है रात को उसको बढ़ाएं, और अगर कोई भी अवैध डंपिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो। वहीं ऋषिकेश में कानून व्यवस्था की अवहेलना करते हुए एक मां ने अपने नाबालिग बेटी की शादी मेरठ के एक युवक से तय कर दी। इस दौरान पंडित ने नाबालिग की शादी कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आग बबूला हुआ युवक नाबालिग को अपहरण कर कार में अपने साथ मेरठ ले जाने लगा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि नाबालिग की ताई की तहरीर पर पुलिस ने दूल्हे और उसके दोनों सहयोगियों के साथ नाबालिग की मां पर जबरदस्ती बाल विवाह करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा गया है। वहीं पौड़ी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने पर्यटन कार्यालय स्थित और परिवहन विभाग कार्यालय को प्रस्तावित पार्किंग का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण 2.5 स्थान को निर्देशित किया गया पार्किंग को बेहतर स्वरूप देना सुनिश्चित करें, जिससे वाहनों को आने जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रस्तावित पार्किंग की भूमि का NOC लेना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने पर्यटन कार्यालय स्थित प्रवासी पार्किंग का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से संपूर्ण जानकारी भी ली। दो स्थानों पर हम लोग जो पार्किंग का निर्माण कर रहे हैं उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्यटन विभाग का जो कार्यालय है उसके सामने हम लोग जो है 60 गाड़ियों की पार्किंग का निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए स्थान चयन किया गया है और संबंधित विभाग द्वारा DPR तैयार किया गया है। शासन स्तर पर इस संबंध में अभी प्रक्रिया विचाराधीन है और जैसी धनराशि स्वीकृत हो जाएगी उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा RTO कार्यालय के पास में भी हम लोगों ने एक पार्किंग का प्रपोजल तैयार करने के लिए अधिशासी अभियंता RW से प्रस्ताव तैयार करवाया है। और यहाँ पर हमारी जो भूमि है ये वन पंचायत की भूमि है, उनसे NOC प्राप्त कर लिया है और अभी विधिवत रूप से स्वीकृति मिलने के उपरांत उसका एक वन भूमि प्रस्ताव भी हम तैयार करवाएंगे। और अभी 444 लाख का प्रस्ताव और लगभग 80 से 90 गाड़ियाँ
यहाँ पर पार्क हो जाएंगी और बहुमंजिला पार्किंग के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। उसके लिए मैंने आज निरीक्षण किया है और हम शीघ्रता से कार्रवाई कर रहे हैं। टीएसी का वहीं उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में यात्रा बारिश पूरी तरीके से खलल डाल सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के हिसाब से येलो अलर्ट मानसून का आगाज भी बताता है और लोगों को सतर्क रहने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 29 जून तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक मानसून की दस्तक नहीं दी गई है, लेकिन मौसम विभाग का 3 दिन का येलो अलर्ट को देखते हुए माना जा रहा है कि मानसून जल्द ही प्रदेश में प्रवेश करेगा। देहरादून से उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 25 तारीख है जून की, और आज जो एक्टिविटी है खासकर जो कुमाऊं रीजन है उसमें कहीं कहीं पर रहेगी। उसमें जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जैसे पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि कई जगहों अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वहाँ पर वो देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी जो कुमाऊं के हिल्स है उसमें कहीं कहीं पर रेन थंडरस्टॉर्म आज भी देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की मध्यम वो देखने को मिलेगी। 26 तारीख में अब जाएंगे तो तब थोड़ा जो एक्टिविटी और बढ़ेगी। कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो उसमें मैं कहूँगा जो है अनेक जगहों तक में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनमें कुछ जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो कल भी देखने को मिलेगी। साथ ही गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम जो बारिश है, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, वो देखने को मिलेंगी। फिर जब 27 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें करीब करीब ज़्यादातर जगहों में है और जो गढ़वाल क्षेत्र है इसमें कुछ जगहों में जो है हल्की से मध्यम जो है जो एक्टिविटी वो रहेगी। 28 और 29 की बात करें तो उसमें और भी जो बारिश की एक्टिविटी वो बढ़ेगी। 28-29 में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश है पूरे प्रदेश में, और साथ ही जो भारी बारिश है तो वो भी आप जो 28 तारीख को जो है वो देखेंगे कि जो हमारे कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट से हिल्स वाले और साथ ही जो देहरादून है या टेहरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है तो इनमें भी एका दुक्का जगहों में 28 और 29 में हैवी रेन्स की संभावना बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। इसी क्रम में खेल से जुड़े हुए युवाओं और बच्चों को प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके चलते आज राजधानी देहरादून के परेड मैदान में 2 दिवसीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश भर से करीब 300 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, आज हमारे देश में तमाम सारे युवा खेल में अपना कैरियर बना रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर युवाओं को खेल में प्रतिभाग करने के साथ ही अपना कैरियर बनाने का भी मौका मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।